given E naught of Cl2 slash Cl minus is equal to 1.36 volt is equal to 1.36 volt. बाकी वैल्यूज भी इसी वे में लिखोगे. सेकंड E naught of Cr3 plus slash Cr E naught of Cr3 plus slash Cr is equal to minus 0.74 वोल्ट. वोल्ट है दोनों में. 1.36 वोल्ट था, minus 0.74 वोल्ट है. Then next one, E naught of Cr2O72 minus slash Cr3 plus is equal to 1.33 volt. And fourth one, E naught of MnO4 minus slash Mn2 plus E naught of MnO4 minus slash Mn2 plus is equal to 1.51 volt. Is equal to 1.51 volt. Is equal to 1.51 volt. तो क्वेश्चन इसमें क्या है? Find out the strongest oxidizing and reducing agent स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ये निकालना. तो चार वैल्यूज तुम्हारे पास E नॉट के दिए हुए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ E नॉट वैल्यू टू फाइंड आउट कि वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कौन सा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है. चेक करो. लास्ट में जो लिखा है तो उसको देखो और वहां से स्टार्ट करोगे. देखो, अगर तुम्हें इसमें फाइंड करना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, तो पहले स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग देखते हो. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट किसका है. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगा. तो हाईएस्ट वैल्यू इन सब में से 1.51 वोल्ट है. अब 1.51 वोल्ट में अपने पास दो ऑप्शंस है और मेन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन ही आए हुए हैं और दोनों ऑप्शंस है वहां पे. तो अगर MnO4 माइनस ऑप्ट करेंगे, Mn2 प्लस ऑप्ट करेंगे, तो वहां पे लिखा था कि जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है दैट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो रिड्यूस हो सकता है. और जो रिड्यूस्ड फॉर्म हो सकता है इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो हाईएस्ट वैल्यू 1.51 मिला और इसमें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म MnO4 माइनस है. देयरफॉर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज MnO4 माइनस. देन फिर जाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में जाओगे तो इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो होगा उसको चूज करना होगा. तो इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है -0.74. तो जिसका वैल्यू सबसे कम है और उसमें भी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है. आंसर विल बी क्रोमियम. तो लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूस्ड फॉर्म बताना है. ये हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बताना है. इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर.
Find out the increasing order of oxidizing power and reducing power. ये दोनों भी निकालो वैल्यूज के हेल्प से. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में जब जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो लो टू हाई में जाना है. और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसका हो सकता है, तो हर केस में जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसको लिखेंगे और लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू तक जाएंगे. सबसे कम वैल्यू किसका है? क्रोमियम 3+ का. ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा Cr3+, देन इससे ज्यादा Cl2, देन नहीं Cr2 2 minus, then Cl2, then MnO4 minus. रिड्यूसिंग पावर में जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग के Mn2+ तो हाईएस्ट हो जाएगा. अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने MnO4 माइनस किया. अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग पावर था, अभी हम लोग रिड्यूसिंग पावर फाइंड कर रहे हैं. ओके, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम Mn2+ का, then Cl minus, then Cr3+ ना, and then ठीक ये चलिए. कैसे है देखो, हमने पीछे लिखा था कि हायर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर ऑक्सीडेशन ज्यादा दे. ये हो गया ना सबका. नेक्स्ट फिर इनके वैल्यूज की हेल्प से तुम स्पॉन्टेनिटी भी चेक कर सकते हो कि जो रिएक्शन है वो होगा या नहीं होगा. रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर बोल सकते हो फिजिबल है या नॉट फिजिबल है. तो ये फाइंड कर लिया हम लोगों ने. अब फिजिबिलिटी पे जाते हैं, बट फिजिबिलिटी के पहले देखो वैल्यूज जो थे एसएचजी के बारे में नहीं पता था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं पता. तो पहले वो देख लेते हैं फिजिबिलिटी, उसके बाद चेक करेंगे. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE.
H2 गैस रहा, यहाँ पे 1 है, H प्लस प्रेजेंट है। और प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड है दैट इज फॉर द रिएक्शन। तो इस सेल में क्या होता है, इस सेल में रिएक्शन है H प्लस गैस combines with electron and forms half of H2 gas, या 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स H2, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए E नॉट ऑफ H प्लस अपॉन H2 इज टेकन एज 0 वोल्ट, ये assumption है, तुमने ये मान लिया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब ये अरेंजमेंट रहेगा तो उसमें वोल्टेज कितना है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया। सो दिस इलेक्ट्रोड is used as a reference electrode. जिसको हम लोग एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो बाकी किसी दूसरे एलिमेंट का मान लो अगर तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करना है तो क्या करोगे, एक पार्ट में SHE को रख दो, इससे एक वोल्ट मीटर मान लो अटैच कर दिया, और दूसरा जो सेल है वो इसके साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे मान लो हम लोगों ने जिंक ले लिया और यहाँ पे Zn2 प्लस ले लिया, तो जो भी यहाँ का वैल्यू होगा E नॉट ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Zn, और यहाँ का वैल्यू हो गया E नॉट ऑफ H प्लस अपॉन H2, और इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो इसमें मिलेगा। तो ये तुम्हें क्या आंसर कर रहा है, E नॉट ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Zn माइनस E नॉट ऑफ H प्लस अपॉन H2। तो जब एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे चेक करो, ये भी 1 मोलर ले लो, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू में जो भी आयंस होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा। तो ये सेटअप करने के बाद वैल्यू यहाँ से हमें मिल रहा है -0.76 वोल्ट, ये आंसर मिला। और तुमने हाइड्रोजन को क्या मान रखा था, जीरो मान लिया। तो सिंस इसको जीरो मान लिया हम लोगों ने, दैट मीन्स E नॉट ऑफ Zn2 plus upon Zn will be equal to -0.76 वोल्ट। तो बाकी जितने भी और एलिमेंट्स हैं रेडॉक्स कपल से, उनको यहाँ पुट करते जाओ, ये वैल्यूज चेक करते हो, तो यहाँ जो भी आंसर मिलेगा वो उनका E नॉट होता जाएगा। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है। जैसे वेट बैलेंस करते हो तो 1 kg का जो स्टैंडर्ड है वो तो हर किसी के लिए इक्वल रहता है, उसके हिसाब से और सबको चेक करते आते हो। तो वैसा ही है SHE, उसके हिसाब से और सबको हम लोग चेक करते आ रहे हैं। तो वैल्यूज एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव वैल्यूज ही है, बट स्टिल हमें डिफरेंस एग्जैक्ट मिलेगा। तो डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड ही चूज कर रखा है। तो ऐसे E नॉट के वैल्यू जब निकालोगे और उसको पुट करोगे तो जो सीरीज बनता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी में चेक करोगे, ये दिया हुआ भी है। इन दिस सीरीज redox couples are arranged on the basis of their reduction potential। जैसे अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन का ही देखें तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स हाफ ऑफ H2, यहाँ E नॉट ऑफ H प्लस अपॉन H2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड हो गया। नाउ विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कुछ एलिमेंट के E नॉट के वैल्यू पॉजिटिव आएंगे और कुछ एलिमेंट के वैल्यूज नेगेटिव आएंगे। जैसे अगर हम लोग कॉपर चेक करते हैं, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स Cu, E नॉट ऑफ Cu2 प्लस अपॉन Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। और वही अगर जिंक का देखते हो, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Zn, E नॉट ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है, जिसका वैल्यू प्लस आया उसके रिड्यूस होने की एबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, और जिसका वैल्यू नेगेटिव आया उसके ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। सो पॉजिटिव E नॉट वैल्यू
symbolizes that the element's ability to get reduced is greater than hydrogen, and negative E0 value indicates that the element's ability to get reduced is less than hydrogen. तो रिड्यूस नहीं होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है वहां पे, तो इसके रिएक्शन जो होते हैं वो हम लोग चेक करेंगे। पहले इसको लिख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनता है, इसके हेल्प से बनता है। तो जो वैल्यूज हैं उसके हेल्प से भी हम लोग चेक करेंगे रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है। हाँ, एक और चीज, जो वैल्यूज वहां पे थे, अब जैसे इसका पॉजिटिव वैल्यू था, अगर वो मेटल है तो एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा, और जिसका नेगेटिव वैल्यू वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर तुमने जिंक को HCl में डाला, जिंक प्लस HCl फॉर्म्स ZnCl2 plus H2, बट Cu plus HCl ऐड करने पे रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। तो एक में रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन हो गया, दैट इज फिजिबल रिएक्शन। ये नॉट फिजिबल रिएक्शन। So checking feasibility of reaction, the basis of E0 cell, और E0 cell क्या था? Standard reduction potential. So a reaction will be feasible if the element getting reduced has higher reduction potential and the element getting oxidized has lower reduction potential. If the opposite is true, then the reaction is non-spontaneous. They are not feasible. तो जो ऊपर का केस था इसको चेक करते हैं कंपेयर करने के लिए। तो E0 of H plus upon H2 is 0 volt.
E naught of Zn2 plus upon Zn is equal to minus 0.76 volt, and E naught of Cu2 plus upon Cu is equal to plus 0.34 volt. ये हो गया। तो देखो इसको, पहले वाले रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, H का ऑक्सीडेशन नंबर +1, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो 0 से +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस रेफर्स टू ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का +1 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रेफरिंग टू रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ और जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, तो जो ऑक्सीडाइज हुआ उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। जिंक रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, और जो तुम्हारे पास रिड्यूस हुआ है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। H यहाँ रिड्यूस हुआ, उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। तो 0 और -0.76, इन दोनों में हाइयर वैल्यू कौन सा है, 0 वोल्ट है। तो जो रिड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू हाइयर है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका वैल्यू लोअर है, तो रिएक्शन हो पाएगा। लेकिन सेकंड वाले में जब चेक करते हो, अगर ये रिएक्शन होता तो Cu2 प्लस यहाँ आ जाता और H2 यहाँ बनता, क्यूप्रस क्लोराइड बनता ना, Cu2 Cl2 बनता क्यूप्रिक क्लोराइड, और यहाँ पे H2 आता, तो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता और हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे रिड्यूस हो रहा होता। लेकिन उनके वैल्यूज को जब कंपेयर करते हो तो जो रिड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू 0 और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका वैल्यू 0.34। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या वैल्यू उसका हाइयर मिल रहा है, लोअर मिलना चाहिए था, मिल क्या रहा है, हाइयर मिल रहा है। तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉट फिजिबल हो जाएगा। तो कॉपर इसलिए HCl में डिसॉल्व नहीं हो रहा, बट जिंक HCl में डिसॉल्व हो जाता है। तो वैल्यूज को देख करके ये हम लोग चेक कर सकते हैं। ये समझ में आया? चलो इसको लिखो, एक क्वेश्चन देते हैं, उसको साथ में ट्राई करेंगे। तो तुम्हारे पास E नॉट ऑफ A प्लस अपॉन A, ये पॉजिटिव में है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म। बट अगर B वाला वैल्यू चेक करो तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये उल्टा दिया हुआ है, तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बदले यहाँ पे लिखोगे E नॉट ऑफ B प्लस अपॉन B दैट इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट। रिड्यूस्ड फॉर्म में अभी आ गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया।
देन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, ये ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, ये भी ठीक है। अब कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जब तक चेंज नहीं करते आंसर्स जिसमें बी इन्वॉल्व है वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो पहले वाले को चेक करते हैं। ए यहाँ पे रिड्यूस हुआ और सी ऑक्सीडाइज हुआ। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका वैल्यू कम होना चाहिए, जो रिड्यूस हो रहा है उसका ई नॉट वैल्यू हायर होना चाहिए। क्या ऐसा मिल रहा है? इसके अपोजिट, नॉट फिजिबल। सेकंड वाले में बी यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ और डी यहाँ पे रिड्यूस हुआ। जो रिड्यूस हुआ उसका वैल्यू हायर होना चाहिए, जो ऑक्सीडाइज हुआ उसका वैल्यू कम होना चाहिए। ये भी ट्रू नहीं है यहाँ पे, नॉट फिजिबल। देन नेक्स्ट, ए यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ और बी रिड्यूस हुआ, तो इसका वैल्यू कम है जो ऑक्सीडाइज हुआ और इसका वैल्यू ज्यादा है जो रिड्यूस हुआ। ये फिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट में सी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और डी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो रिड्यूस हुआ उसका वैल्यू हायर, जो ऑक्सीडाइज हुआ उसका वैल्यू लोअर, तो ये भी फिजिबल हो जाएगा। तो सी और डी सही आंसर थे। ये फिजिबल है और ये दोनों नॉट फिजिबल है। तो एक तरीका तो ये है जिससे चेक कर सकते हैं, और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी से भी जा सकते हो, तो उसका भी इक्वेशन देख लो। तो इक्वेशन का डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल जो होता है दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। N is number of electron exchange, and F is Faraday constant, which is 96,500 कूलम पर मोल। ये कहां से आता है? चार्ज अपॉन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे 96,484 जो होता है उतना चार्ज एक मोल इलेक्ट्रॉन पे आता है, बट उसको राउंड ऑफ करके हम लोग 500 स्टेट कर देते हैं, अपने लिए इजी हो जाएगा। तो डेल्टा जी का इक्वेशन पता था कि अगर डेल्टा जी में नेगेटिव वैल्यू आता है तो स्पॉन्टेनियस या फिजिबल रिएक्शन होगा। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉट फिजिबल। और अगर जीरो आता है तो एट इक्विलिब्रियम। तो ये एक्सप्रेशन अगर देखो तो n का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो प्लस में ही आने वाला है, f का वैल्यू प्लस में ही आने वाला है, ये फिक्स है। तो साइन चेंज होने का स्कोप किसके पास है? ई सेल के पास है। तो अगर हम लोग ई सेल के वैल्यूज को देखें, उसके हेल्प से हम लोग डेल्टा जी निकाल सकते हैं और उसके हेल्प से स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं। तो ई सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या मिलेगा? नेगेटिव आएगा। तो ये फिजिबल का केस हो गया। सिमिलरली ई सेल का वैल्यू नेगेटिव अगर आया तो डेल्टा जी का वैल्यू
पॉजिटिव, रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। और अगर ई सेल का वैल्यू 0 आए, डेल्टा जी का वैल्यू 0, दैट मीन्स इट इज एट इक्विलिब्रियम। और नॉट के वैल्यूज पुट करोगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल, तो ई नॉट वहां पे सिंपली आ जाएगा। अब ई सेल फाइंड कैसे करते हो? सो ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्या बोल सकते हो? ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। और यहाँ जो ई यूज करे दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये लिख लो। इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे हम लोग, बट इस बार ई नॉट सेल के हिसाब से करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन फाइंड ई नॉट सेल इन ईच केस। तो पहले उसको स्ट्रेट कर लो, उसके बाद इसको कर लो। तो दोनों अप्रोच में से कोई भी काम करेगा। ये सबका हो गया ना? और वैल्यू याद रखना, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करोगे इस सेल के लिए। ऑक्सीडेशन करो तो फॉर्मूला विल चेंज, तो हम लोग बार बार डाउट ना है इसलिए एक वैल्यू ही यूज करते हैं। तो पहले वाले में, फर्स्ट वाले में, E naught of cell is equal to E naught of A plus upon A minus E naught of C plus upon C। एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करना है। बट कहाँ पे पुट करेंगे वो डिफर करेगा। पहले पुट किया तो वो रिड्यूस हो रहा होगा और बाद में पुट किया तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो इसका वैल्यू 0.8 था, माइनस 1.2 दैट इज माइनस 0.4, नेगेटिव वैल्यू, नॉट फिजिबल। सेकेंड में E naught cell is equal to E naught of B plus upon D minus E naught of B plus upon B। So minus 0.6 minus of 2.4 minus 3.0 आ रही है, again not feasible। नेक्स्ट वाले में E naught of B plus upon B minus E naught of C plus upon C। 2.4 minus 1.2 that is equal to 1.2 वोल्ट। पॉजिटिव वैल्यू आया तो फिजिबल हो गया। Next, where E naught cell is equal to so 1.2 minus of minus 0.6 तो 1.8 वोल्ट। पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी फिजिबल हो जाएगा। तो इस वे में फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ऐसा वैल्यूज वगैरह मोस्टली यूज होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी हम लोग सिर्फ ये चेक कर रहे हैं वैल्यूज के हेल्प से कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। रिडॉक्स में एक और क्वेश्चन आता है जो पूछता है कि कौन सा गिवन आयन या जो भी स्पीशीज दिया हुआ उसमें से कौन है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता था? सेम एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वैसे स्पीशीज जिसमें वो एलिमेंट अपने या तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या फिर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता है। डिस्प्रोपोर्शनेट होने के लिए कहीं बीच पे होना पड़ेगा जहां से वो रिड्यूस भी हो पाए और
ऑक्सीडाइज भी होगा, तो उसको एज अ पॉइंट लिख लो, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पॉइंट स्टेट कर लो, क्वेश्चन इस पे देखते हैं। किसमें डाउट? सी वाले में वो ए और बी था ना, तो सी वाले में ए और बी था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वैसा हाँ पॉजिटिव ही आ गया 1.6। बी का हाईएस्ट वैल्यू वो पॉजिटिव ही आएगा। हो गया ये? क्वेश्चन देखते हैं। Question: which of the following species do not show disproportionation reaction? Do not show disproportionation reaction. फर्स्ट देखो ClO माइनस, सेकंड ClO4 माइनस, थर्ड ClO2 माइनस, फोर्थ ClO3 माइनस। चेक करो। तो 7A में अगर हुई है तो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 जा सकता है। तो ClO माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर जब चेक करोगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 मिला। ClO4 माइनस में चेक करोगे +7 मिलेगा। ClO2 माइनस में चेक करोगे तो +3 मिलेगा, और ClO3 माइनस में चेक करोगे तो +5 मिलेगा। तो ClO माइनस में कितना था? +1। तो +1 से -1 जा सकता है, +3 +5 +7 जा सकता है। ClO2 माइनस में +3 है तो +1 -1 जा सकता है, +5 +7 जा सकता है। ClO3 माइनस में +5 है तो +7 जा सकता है, फिर +3 +1 -1 जा सकता है। बट अगर ClO4 माइनस में जाओगे तो वहां +7 में, +7 से वो 5 3 1 -1 जा सकता है, बट 7 के ऊपर नहीं जा सकता है।
तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ClO4-, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ClO4- में क्लोरीन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो हर ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट और लोएस्ट क्या होता है, वो अगर याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पर सॉल्व कर सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने किया था और उसमें क्या देखा था कि एक सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन था उसमें तुम दूसरा सॉल्यूशन ऐड करते थे जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन होता था, और रिएक्शन तब तक करते थे जब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। और रिएक्शन कंप्लीशन का आइडिया कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोग कोई इंडिकेटर यूज करते थे, और जहां रिएक्शन कंप्लीट हो गया वहां पे दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएंगे, n into v ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू n into v ऑफ सेकंड। सो कॉन्सेप्ट इज स्टिल सेम, n into v तुम्हें इक्वेट करना है, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ सकते हैं, सिंपल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन क्या हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। तो हेडिंग लिखो, फिर इसमें कुछ स्टेटमेंट्स वो लिखने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे इस पर।
हेडिंग लिखो नेक्स्ट उसमें some important terms used in volumetric analysis. Some important terms used in volumetric analysis. पहला पॉइंट लिखो titration. First point is titration. इसमें लिखो the process of addition of the known solution. The process of addition of the known solution from the burette to the measured volume. From the burette to the measured volume of solution. From the burette to the measured volume of the solution of the substance to be estimated until the reaction between the two is just complete is termed as titration. अगला पॉइंट लिखो titration involves two solutions. First, unknown solution. Bracket में लिख लो solution of unknown concentration. And second, standard solution. Bracket में लिखोगे solution of known concentration. Standard solution is solution of known concentration. Next देखो अगला point titrant. Titrant. इसमें लिखो the reagent or substance whose solution is employed to estimate the concentration of unknown solution is known as titrant. There are two types of titrant. First one, primary titrant. First one is primary titrant. इसमें लिखो the reagent which can be accurately weighed and their solutions are not to be standardized.
standardized are not to be standardized before use. एग्जाम्पल लिखो उसमें, ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरस अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा, उसमें लिख लो primary titrant are also known as primary standard. Second लिखो secondary titrants. इसमें देखो these reagents cannot be accurately weighed and their solutions have to be standardized before use. एग्जाम्पल में लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KMnO4 एक्सेट्रा. तो जो अच्छा इसमें एक और पॉइंट लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड. तो देखो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन जो तुमने लिया, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है कि उसको सिंपली वेट किया, उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया और अपने को एग्जैक्ट पता है वो कॉन्सेंट्रेशन कितना है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका प्योर फॉर्म अवेलेबल है और दूसरा वो एटमॉस्फेयर से कोई गैस या मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है. सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या है कि अगर वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, स्टिल इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इट्स फ्लो फ्रॉम द मॉइस्चर. तो वेट जब चेक करने जाओगे तो सिर्फ उसका वेट नहीं मिल रहा, उसमें H2O का भी वेट इंक्लूड हो गया क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया है. तो अब जो वेट तुमने लिया उसमें एरर है, तो जो कंसंट्रेशन ऑब्टेन करोगे उसमें भी एरर होगा. तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड को यूज करने के पहले उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट लोग टाइट्रेट करते हैं और पता करते हैं कि इसका वैल्यू कितना है और फिर उसके बाद यूज करते हैं. तो NaOH जब भी यूज करना होगा तो उसको उसमें भी चेक करना पड़ता है लैब में. नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. इसमें लिखो द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्टली नोन concentration, the solution of exactly known concentration of the titrant is called the standard solution. Next point, titrate, TITRATE, titrate. इसमें लिखो the solution consisting the substance
The solution consisting the substance to be estimated is termed as titrate or unknown solution or titrant, TITRANT और titrant. तो उसको titrate या titrant भी बोलते हैं. Next is equivalence point. तो उसमें लिखो the point at which the titrant and the titrate are chemically equivalent is termed as equivalence point or stoichiometric endpoint. Next लिखो indicator. Next point is indicator. Indicator में लिखो it is the auxiliary substance used for identification of completion of reaction bracket में लिखो endpoint. Identification of completion of reaction bracket में endpoint is known as indicator. Yeah, is termed as indicator. तो जहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट होगा एंड पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट at equivalence point n into b of titrant should be equal to n into b of titrant. N is normality, b is volume. Normality is also equal to molarity into n factor. Therefore, molarity into n factor into volume of titrate
तो टाइट्रेशन में इक्वेशन हमेशा इन जनरल यही यूज होता है, n/v। तो n तुम्हारे पास देखो, इसमें n ऑफ टाइट्रेट अपने को अर्लियर ही पता था, v ऑफ टाइट्रेट हमें पता है क्योंकि हमने यूज किया है। एक्सपेरिमेंट की हेल्प से तुम v ऑफ टाइट्रेट ऑब्टेन करते हो और इस इक्वेशन को यूज करके n ऑफ टाइट्रेट मिलता है। n of titrate and v of titrate are already known. V of titrate is obtained by the experiment and n of titrate is obtained with the help of experiment. So with the help of equation, not experiment. Experiment was to make with the help of equation n into v. तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया, तो with the help of equation 1 ऐसा होता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो रीच आउट करते हैं हम लोग, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें इंडिकेटर चाहिए होता है। तो अगर तुम्हारा रिएजेंट ही ऐसा है जो वो चीज बता देगा तो इंडिकेटर ऐड नहीं करना है। रिएजेंट अगर चेंज नहीं बता पाएगा तब इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। Classification of reactions involved in volumetric analysis. First लिखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल में लिखो HCl plus NaOH, HCl plus NaOH forms NaCl plus H2O। HCl plus NaOH forms NaCl plus H2O। Second लिखो oxidation reduction reaction। Second is oxidation reduction reaction, ब्रैकेट में redox reaction। Oxidation reduction reaction, ब्रैकेट में redox reaction। इसके एग्जांपल में लिखो MnO4 minus plus Fe3 plus Fe3 plus gives, sorry, plus Fe2 plus MnO4 minus plus Fe2 plus gives Mn2 plus Fe3 plus। उसमें लिखो in the given reaction MnO4 minus acts as oxidizing agent, acts as oxidizing agent, and Fe2 plus acts as reducing agent। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे the titrations involving redox reaction। The titrations involving redox reaction are termed as redox titration। Third type लिखेंगे फिर precipitation reaction। Third type is precipitation reaction। इसमें लिखो a chemical reaction in which cations and anions combine to form a compound of very low solubility is called precipitation। एग्जाम्पल में लिखो BaCl2 barium chloride, BaCl2 plus Na2SO4, BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl। तो BaSO4 के नीचे लिख लोगे व्हाइट प्रेसिपिटेट और डाउनवर्ड एरो बना लो वहां पे। BaSO4 is white precipitate, डाउनवर्ड एरो बना लेंगे। Next, fourth one, complex formation reaction। इसमें लिखो these are
ion combination reactions. These are ion combination reactions in which a soluble slightly dissociated complex in which a slightly soluble dissociated complex ion or compound is formed. Complex ion or compound is formed. इसमें लिखो the titrations involving for involving complex formation reaction. The titrations involving complex formation reaction is known as complexometric titration. Is known as complexometric titration. इसका भी एग्जांपल लिख लेंगे. Known as complexometric titration. तो इसमें लिख सकते हो CuSO4 प्लस 4NH3 कॉम्प्लेक्स इससे फॉर्म होगा CuNH3 होल 4 ब्रैकेट एंड देन बाहर में SO4. इस कंपाउंड का नेम होगा टेट्राअमाइन. कॉपर टू सल्फेट. तो नेम कैसे इनका स्टेट करते हैं वो क्लास 12 के चैप्टर में पार्टीशन कंपाउंड में वो तब पढ़ लो. सिर्फ लिख लो. उसके रूल्स होंगे तो नेम हो जाएंगे फिर लिख लो. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट मतलब टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास. Calculation of equivalent mass of different substances. Calculation of equivalent mass of different substances. Different substances. Equivalent mass क्या होता है पहले उसको लिखते हैं. देखो, the equivalent mass of a substance. The equivalent mass of a substance is defined as the number of parts by mass of defined as the number of parts by mass of it which combines with
or displays, which combines with or displays 1.0078 parts, 1.0078 parts by mass of hydrogen, by mass of hydrogen, 8 parts by mass of oxygen, 8 parts by mass of oxygen, and 35.5 parts, 35.5 parts by mass of chlorine. मास ऑफ क्लोरीन, या और सिंपलर वे में इसको लिख सकते हो, इक्विवेलेंट मास को लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास भी बोलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास by n फैक्टर। मोलर मास of the substance by n factor। n फैक्टर कैसे चेक करते हैं वो लिखने, ये लिख लो पहले। n फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कुछ तो हुआ भी था स्टार्टिंग में, उस चैप्टर में बताया, वही चीजें थोड़ा और अच्छे से उसको देख लेंगे। तो पहले एसिड से ही करते हैं। Equivalent mass of acid is equal to molar mass of acid by its n factor of acid is equal to number of replaceable H plus ions which is also known as basicity of the acid। जैसे एग्जांपल के लिए HCl रहा तो n फैक्टर 1 है, H2SO4 रहा तो इसका n फैक्टर 2 है, H3PO4 रहा तो इसका n फैक्टर 3 है। लेकिन जो पॉलीबेसिक एसिड्स है जिसमें मल्टीपल H प्लस आ सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी शो कर सकता है। वो पॉलीबेसिक एसिड्स लाइक polybasic acids can also have basicity equals to 1 or 2 or 3 depending upon how many H plus ions loses or loses in the reaction।
तो H3PO4 में क्या है, H3PO4 कैन lose how many electron, how many H+, टोटल 3 हटा सकता है H+ वो, बट एटलीस्ट तो एक भी हटा सकता है। तो अगर उसने सिर्फ एक ही हटाया तो n फैक्टर 1 हो गया, 2 हटाया तो n फैक्टर 2 हो गया, और तीनों अगर हटे तब n फैक्टर 3 है। नहीं कुछ रिएक्शन दिया है तो मैक्सिमम जो हट सकता है उसको लोगे, अगर रिएक्शन दिया है तो कितने का चेंज है ये देखो। ये लिख लो पहले, तो इस पे एक क्वेश्चन देते हैं फिर। इस रिएक्शन में चेक करो, ये लिख लो एक बेस का रिडॉक्स रिएक्शन बचता है, तो उसमें बहुत सारे केसेस भी आएंगे फिर।